आज हम एंटन चेखव के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका जब हम वर्क पढ़ेंगे तो फिर उसमें हमें आइडिया रहेगा कि एंटन चेखव किस टाइप का राइटर है और उसने क्या फ़िलासफ़ी उसमें लिखी है या उसके फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ क्या हैं। ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अगर आपको ये नज़र आ रही है तो उम्मीद है कि आ रही होगी। मैं अभी इसको प्रॉपर जूम कर लेता हूँ जितना ये पॉसिबल है। ये यहाँ पे पूरा है तो अभी इसको देख लेते हैं। हमने इसको पढ़ना है एज अ रशियन राइटर, एंटन चेखव एज अ रशियन राइटर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि एंटन चेखव वाज अ रशियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेस। कि एक तो ये बंदा शॉर्ट स्टोरीज़ इसने लिखी, दूसरा प्लेस। हिज वर्क्स आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर रियलिज्म। एंटन चेखव का जो वर्क है वो टोटली रिगार्डिंग रियलिज्म है और साइकोलॉजिकल डेप्थ, ठीक है, एंड पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन के बारे में, नेचर के बारे, नेचर कह लें, ह्यूमन नेचर, द नेचर ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ लाइफ इन रशिया। इसके बारे में उसकी सारी राइटिंग्स हैं। तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो ख़ुद किस टाइप का बंदा था। तो अभी उसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में देखते हैं। अर्ली लाइफ में उसकी फैमिली आती है। तो ये पैदा हुए हैं जनाब जनवरी 29, 1860 में। टैगनरोग एक प्लेस है रशिया में जहाँ पे ये पैदा हुए हैं और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इनकी फैमिली जो है, इसके दो भाई हैं, दो ब्रो एंड वन सिस। इसके वालिद साहब जो हैं, इज़ फादर पेवल चेखव। अब यहाँ पे ये सिर्फ पेवल चेखव शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका जो पूरा नाम है वो है YEGOROVICH, यूगोरोविच चेखव। पेवल यूगोरोविच चेखव, अ ग्रोसर। वो एक ग्रोसर कह लें कि उसकी शॉप थी ग्रोसरी की, ठीक है, और उस पर ही वो काम करता था। तो हिज मदर यवडोकिया वाज अ फार्मर सिंगर। उसकी जो वालिदा है वो सिंगर थी। ये तो उसकी फैमिली के बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि इसकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से है और किस टाइप की है। एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं, ये देख लेते हैं। चेखव वॉज एजुकेटेड इन लोकल जिम्नाजियम एंड लेटर अटेंडेड मॉस्को यूनिवर्सिटी टू स्टडी मेडिसिन, ग्रेजुएटिंग इन 1840। 1884 में उसने मेडिसिन की डिग्री की मॉस्को यूनिवर्सिटी से। मॉस्को यूनिवर्सिटी से उसने मेडिसिन की डिग्री की, लेकिन था वो राइटर। एट द एज ऑफ 24 उसने अपनी राइटिंग्स शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन साथ वो पढ़ता था मेडिसिन के बारे में, प्रॉपर डॉक्टर था, ठीक है। ऑल्दो he became a trained doctor, Chekhov famously said that his medical degree was the only profession that he truly respected। कि ये उसका वो प्रोफेशन है जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट भी है, मतलब उसका पैशन भी है। तो इसी बारे में उसने लिखा था। जब वो राइटिंग भी कर रहा है, लिटरेचर भी लिख रहा है और साथ साथ मेडिसिन का भी वो कर रहा है, तो उसकी एक फेमस कोट भी है जो उसने अपने कैरियर और प्रोफेशन के बारे में लिखी, जिसमें वो कहता है कि मेडिसिन इज़ माई
मैं वैसे ही कर देता हूँ, मेरा पेन जो है ना मिसिंग कर रहा है। मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। ये उसकी कोट थी अपने दोनों कैरियर्स के बारे में। अब अर्ली राइटिंग में किस टाइप की राइटिंग उसने शुरू की? इन हिज अर्ली ईयर्स चेकव रोड शॉर्ट स्टोरीज अंडर द पेन नेम एंटोशा चेकोनटी चेकोंटे। अब ये रशियन लैंग्वेज है, तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। एंटोशा चेकोंटे चेकोंटे टू सपोर्ट हिज फैमिली फाइनेंशियली। अब देखें, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसे पहले इसने जो राइटिंग सिस्टम शुरू किया तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ थी। शॉर्ट स्टोरीज लिख के कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है अपने फैमिली को। हिज अर्ली वर्क्स वर कॉमिक स्केचेस। अब देखें, यहाँ पे कुछ सीरियस स्टोरीज़ नहीं लिख रहा, कॉमिक या कह लें कि थोड़ी सी ह्यूमरस टाइप जो स्केचेस हैं। अब इनकी स्टोरीज़ का भी ये सीन होता था कि एक तो स्टोरी क्रिएट करता था, दूसरा उसका स्केच भी क्रिएट करता था, स्केचिंग भी साथ साथ करता था। ऑफन स्टेरिकल एम्ड एट द सोशल इश्यूज ऑफ द टाइम। आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में भी एक प्रोग्राम चलता है, आफ्ताब इकबाल को आप सब लोग जानते होंगे। तो उनका भी एक स्टेरिकल प्रोग्राम होता है जिसमें वो स्टायर कर रहे होते हैं सिस्टम के इश्यूज़ पे, फैमिलीज़ के इशू पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के इशू पे, और किस टाइप का ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है। तो सेम उसी टाइप की ये स्केचिंग स्टोरीज़ करता था। ये उसका अर्ली वर्क है, जो शुरू में उसने वर्क जो शुरू किया। लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा सा वो सीरियस टाइप लिखना शुरू किया, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना शुरू किए, फ़िलासफ़ी के बारे में और रियलिज़म के बारे में। तो लिटरेरी डेवलपमेंट्स में अगर हम देखें तो शिफ्ट टू सीरियस राइटिंग बाय द लास्ट 1880s, Chekhov began moving away from light humor and style and started writing more complex short stories. अब देखें, एक तो ह्यूमर लिख रहा है, स्टायर लिख रहा है, उससे मूव किया 80s में, 1880s में मूव करके कुछ सीरियस लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। His work began to explore the deeper emotional and psychological aspects of human beings, revealing a growing interest in realism. रियलिज़म क्या है? रियलिज़म द रियलिटी ऑफ द लाइफ इन रशिया, द ह्यूमन लाइफ की जो कंडीशन है या साइकी है या फिलॉसफी है, उसके बारे में लिखना शुरू किया कि रशिया के लोग किस तरह जो रशियन कल्चर है, क्योंकि उस टाइम अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था इसके एज में जिस वक्त ये लिख रहा है। तो ज़ार अलेक्जेंडर थर्ड और ज़ार निकोलस सेकंड की गवर्नमेंट चल रही है। तो वो टोटल अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो एक फेमस टर्म भी है इनकी, हमारे यहाँ भी है लेकिन वहाँ भी अभी गलत है, हमारे यहाँ भी गलत है टर्म, वो बाकी लोगों के साथ है। अरिस्टोक्रेसी में एक सर्व, क्योंकि ये ख़ुद भी एक सर्व का बेटा है, सर्व टर्म यूज़ की जा रही है जिसका अभी हमारे तो थोड़े से लाइट सर्फ्स हैं हमारे यहाँ। आपने सुना होगा कि हमारे गांव देहातों में कम्मी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक कह लेंगे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, कि कुछ लोगों के लिए एक कम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जो दूसरे लोगों के काम करेंगे, ठीक है, और उनको एक फ़िक्स्ड चार्जेस उनके होते हैं जो सालाना पे होते हैं या आफ्टर 6 मंथ उनको पे किए जाते हैं, ये चीज़ें। तो ये रशिया का निज़ाम भी इस तरह का अरिस्टोक्रेटिक, द पावर जो होती थी वो एक ही बंदे के हाथ में होती थी, लैंड ओनर जो होता था, और उसके अगेंस्ट बाकी जितनी भी कौमें होती थी या जितने भी लोग थे वो उनके लिए काम करते थे और उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे रखा होता था, उनको सर्व्स या पीजेंट कहते थे। तो अभी जो चेकव का वालिद है वो भी एक सर्व था, और इसका मतलब जो चेकव के पेवल येगोरोविच और इनके दादा जो है
पेवल चेकव, जो पेवल चेकव है उनके वालिद जो थे वो भी एक सर्व थे, ठीक है। वो रशिया में वो भी किसी के लिए काम करते थे, सर्व एज अ ग़ुलाम, आप समझ लें कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो भी ग़ुलाम थे और उनके बाप भी ग़ुलाम थे। आगे अभी उन्होंने शिफ्ट चेंज किया कि उन्होंने एक तो मेडिसिन के बारे में सीख लिया, डॉक्टर बन गया। दूसरा उन्होंने जो कैरियर शुरू किया वो राइटिंग का किया, उससे कमा के अपनी जो पुअर फैमिली है उसको फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्फ जो एक टर्म है ये आपको रशियन लिटरेचर में मिलेगी, ठीक है। रशियन लिटरेचर जो 19वीं सेंचुरी का है उसमें, तो ये हमारे यहाँ भी ये टर्म वैसे गलत है। तो इसका ख़ात्मा बाद में होता है 20वीं सेंचुरी के शुरू में, जब ये अरिस्टोक्रेसी चेंज होती है सोशल गवर्नमेंट में। तो वैसे हम चेरी ऑर्चर्ड पढ़ेंगे, उसमें इसकी डिटेल भी बताई हुई है कि किस तरह चेंज हुई है, सर्फ ने किस तरह अपनी आइडेंटिटी को एलेबोरेट किया और फिर उस पर वो स्टैंड किया उन्होंने, ठीक है। कि अर्ली शॉर्ट स्टोरीज़, अभी जो उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो शुरू वाली हैं, तो उनमें कोई फेमस एक ही है तकरीबन, ये दी हुई है इधर भी, हैं तो काफ़ी सारी, लेकिन जो शुरुआत वाली हैं वो उनमें से द प्रिंसेस 1899 एंड द बेट 1889। These work often contain the moral quandaries, focusing on the inner lives of their characters, capturing their dilemmas and struggle। अब देखें ये स्टोरीज़ जो लिख रहा है ये उन करेक्टर्स के डायलेमास और स्ट्रगल, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में लिख रहा है। पहले वो ह्यूमर और स्टायर कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सी सीरियस टाइप की स्टोरीज़ लिख रहा है। अब आगे फिर शॉर्ट स्टोरी के बाद उसने प्लेज भी कुछ लिखे, जिनमें कुछ फेमस भी हैं, जिस तरह चेरी ऑर्चर्ड है, बहुत फेमस प्ले है, जो कि नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्ली प्लेज, चेकव बिगन राइटिंग प्लेज इन द लेट 1880s। हिज अर्ली प्ले इवानो 1887 was a dark complex work, did not immediately meet with success। अब ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ इमीडिएटली, लेकिन एक अच्छा जो प्ले था वो था। ब्रेक थ्रो विद द सीगुल एंड अदर प्ले ऑफ एंटन चेकव 1896 में लिखा गया, ठीक है। द प्ले सीगल was the turning point in Chekhov's career. Although initially rejected by critics, the Moscow Art Theatre, under the direction of Konstantin अब कॉन्स्टेंटिन जो था ना, ये जो रशिया, ये मॉस्को में जो थिएटर बना था जिसमें ये ड्रामास वगैरह लिख के प्रेजेंट किए जाते या उनके डायलॉग्स की सेटिंग होती, तो कॉन्स्टेंटिन उधर का डायरेक्टर था। कि ये जो भी लिखा जाएगा राइटिंग, उसको परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन, या जो देख रहे हैं ना आप टीवी पे डायरेक्टर जो होते हैं जो प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह का होगा, कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा, तो कॉन्स्टेंटिन जो है ये उधर था। रिव्यू इट अ ग्रेट सक्सेस। इस बंदे ने जब इसका सीक्वल देखा तो उसने अ ग्रेट सक्सेस उसको कहा। दिस कोलैबोरेशन विद द मॉस्को आर्ट थिएटर solidified Chekhov's position as a major playwright। अब देखें यहाँ से ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, इसका लेवल अप हो गया कि एक ह्यूमरस स्टोरीज़ लिख रहा है, स्टायर्स लिख रहा है, उससे फिर सीरियस स्टोरीज़ के आ गया, फिर उसने प्ले राइटिंग की, और प्ले राइटिंग में पहला जो उसने इवानवो लिखा उसमें रिजेक्ट किया गया बाय क्रिटिक्स, एंड अगेन उसने सीगुल लिखा 1896 में, तो उसको थोड़ा सा सराहा गया, एक्सेप्टेड हुआ। उसके बाद कुछ और प्लेज हैं जिसमें अंकल वानिया 1897, अ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ वेस्टेड लाइफ एंड एग्जिस्टेंशियल despair, focusing on unfulfilled desires and conflict between the characters' aspirations and
द रियलिटी दे फेस। अब ये भी देखें, एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन पे बेस कर रहा है अंकल वानिया। इस कैरेक्टर के थ्रू उसने वो एग्जिस्टेंशियल सिस्टम को बता दिया। नेक्स्ट उसका थ्री सिस्टर्स, अ पेगनेंट ड्रामा। पेगनेंट क्या लेंगे आप, इसका मीनिंग ले लें कि जो ट्रेजिडी समझ लें, ट्रेजिडी या ट्रेजिक या पेनफुल। जो प्रेग्नेंट होता है पेनफुल होता है, अबाउट द लाइफ ऑफ थ्री सिस्टर हु लॉन्ग टू रिटर्न टू मॉस्को ओनली टू फाइंड दमसेल्फ ट्रैप्ड इन अ प्रोविंशियल टाउन। वो किसी के ट्रैप, मतलब एक टाउन में ट्रैप्ड हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो वो एक कह लें कि ट्रेजिकल जो प्ले था वो उन्होंने लिखा। उसके अलावा द चेरी ऑर्चर्ड, मोस्ट फेमस वर्क है एंटन चेखव का, चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड में असल में जो रियलिटी ऑफ रशिया और द डाउनफॉल ऑफ रशिया एंड राइजेस ऑफ सोशल क्लास या लोकल क्लास या सर्व्स एंड पीजेंट की जो राइज हुआ है, तो उसके बारे में उसने लिखा है। चेरी ऑर्चर्ड चेखव फाइनल प्ले symbolizing the social and political change in Russia as the old aristocracy fades and new ideologies emerge. It explores theme of nostalgia. Nostalgia मीन आप कह लें कि जब चेंज हो रहा है, एंटन चेखव भी अभी मोस्ट फेमस राइटर हैं। जो 19th सेंचुरी थी उसके एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एक फेमस राइटर हैं, तो वो नॉस्टैल्जिक एक स्केच बना रहा है सेम उस चेरी ऑर्चर्ड के थ्रू कि उसकी अपनी लाइफ किस तरह की थी, फिर वो किस तरह चेंज हुई। तो चेरी ऑर्चर्ड भी एक चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, आइडियोलॉजिकल चेंज है इन रशिया, तो उसी के बिहाफ पे वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है कि किस तरह उसका बचपन वो कंट्रोल में था, क्योंकि एज अ सर्व वो फैमिली एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। एज अ सर्व उसके वालिदैन थे, तो अभी वो एक इंडिपेंडेंट है। उसके वालिद भी एक ग्रोसरी या शॉपकीपर हैं, तो वो भी थोड़े से इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इट्स एक्सप्लोर द नॉस्टैल्जिया चेंज एंड द क्लास स्ट्रगल। क्लास की स्ट्रगल, जो क्लास, दोनों क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास और बाकी सोशल क्लास जो थी, इनकी जो स्ट्रगल थी वो वाली, और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर चेंज कैसे आया। क्योंकि 20th सेंचुरी आफ्टर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन भी आया ना, तो उससे पहले जो बुनियाद बना वो अरिस्टोक्रेटिक का फेलियर बना था, ठीक है। थीम्स एंड थीम्स इन चेखव्स वर्क, जो एंटन चेखव ने राइटिंग्स की हैं, उनकी बुनियाद या उनके थीम्स या बेसिक मकासद क्या थे, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। Chekhov's stories and plays are often noted for their nuanced portrayal of human psychology. He examined how people cope with loss, failure, and unfulfilled dreams. His characters are complex, multifaceted, often grappling with internal contradictions. अब जितने भी इसने प्ले लिखे ना, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने अपने मसाइल, उन्होंने साइकोलॉजिकल उसका एनालिसिस और जो उनका लाइफ का एक कह लें कि प्रोसीजर था या किस तरह की वो लाइफ गुजार रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने अपने जो थीम्स हैं या कह लें कि अपने राइटिंग है, प्लेज हैं, उनमें लिख दिया। राइटर्स के थ्रू उन्होंने बता दिया कि किस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइफ्स absurdity. Many of Chekhov's work present life as inherently absurd. अब देखें,
एब्सर्ड जिसका कोई पता ना हो कि किस तरफ से आ रहे हैं, कहाँ पे जाना है, क्या कर रहे हैं। एब्सर्ड जिसका बिल्कुल धुंधला हो कि आपको कोई प्लान नहीं है। तो सेम इसी तरह अगर आप चेरी ऑर्चर्ड को देखेंगे या कोई भी आप सीगुल पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको आइडिया होगा कि ये ऐसा लग रहा था कि इनको जो ये अपने बाप दादा से ही इस तरह की लाइफ मिली हुई है जिसको वो जी रहे हैं या जिस कर्म में से गुजर रहे हैं, वो उनके जो आबाओ अजदाद से ही उनको ये चीज़ें मिली हैं। तो ऐसे ही है कि जिस तरह चेकव की खुद की लाइफ है कि इसके जो ग्रैंड फादर है वो भी सर्व है और इसका फादर भी सर्व है। तो अभी इसने अपना जो फंक्शन है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको इनहेरेंटली अब्जर्व कि उन्होंने फील किया कि यार ये हमारे सिस्टम में ही ऐसे चला आ रहा है कि हमें कोई पता नहीं कि हमने क्या करना है या हमारा फ्यूचर क्या है, हम बस लोगों के लिए काम करने वाले हैं। द पैसेज ऑफ टाइम, अब टाइम जैसे जैसे गुजरता है जनरेशन चेंज होती है और जनरेशन चेंज होने से कहने के उसने टाइम का जो एक मॉडिफिकेशन है वो बताई है कि टाइम इज़ रिकरेंट theme in Chekhov's work. Many characters are haunted by the passage of time, which is often linked to unfulfilled dreams, uh, disillusionment, and the challenges of personal growth. अब जिस तरह जो टाइम गुजरता है, कैरेक्टर्स की जो साइकी है, कैरेक्टर का लाइफस्टाइल है, वो भी चेंज होता है। यानी कि टाइम चेंज होने के साथ साथ सिस्टम भी चेंज हो रहा है, साइकी भी चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो, ह्यूमन कंडीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। उसके आगे है ह्यूमन सफरिंग एंड आइसोलेशन। ह्यूमन सफरिंग, अब किस तरह लोग परेशानी में हैं और फिर आइसोलेशन में है। A consistent theme in Chekhov's work is the isolation and emotional suffering of his character. Many of them feel disconnected from other, unable to find the meaning and happiness in their lives. अब ये चीज़ें हम जब हम इसको पढ़ेंगे इसका कोई वर्क, तो उसमें से आपको फाइंड करनी होगी कि ह्यूमन सफरिंग किस टाइप की थी। अब ये अभी तो हम इसका खुद का पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन सफरिंग इस टाइप की है कि ये खुद जो है एक पुअर फैमिली से है और इनको कोई किसी किस्म का वो रिलीफ नहीं है, क्योंकि इसके वालिद साहब ने जब ये ग्रोसरी शॉप शुरू की है तो उस वक्त चेंज होना शुरू हुआ है। अब ये सिंबल है ना कि अगर एक सर्व कुछ काम कर रहा है या कोई अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टाइम जो है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जितने भी हम थीम देख रहे हैं, ये सारे के सारे हम उसके वर्क में देखेंगे कि किस तरह आते हैं। चेकव्स गन प्रिंसिपल, a key idea that Chekhov introduced to writing is the principle of Chekhov's gun. This suggests that if a gun is introduced in the first act of a play of story, it should be fired later in the narrative. Essentially, every element in work should serve as a purpose. अब देखें उसका जो एक नज़रिया है ना कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे हम कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी इनिशियल लाइफ में ही कुछ ना कुछ कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें उसके जो राइटर जो हैं वर्क है उसमें हम देखेंगे। पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ, अब पर्सनल लाइफ में उसका ख़ुद की लाइफ आएगी कि उसने शादी कहाँ की और उसकी जो फिर कितनी एज थी और किस तरह वो फौत हो गए। मैरिज टू Ogla Naipur. In 1901, Chekhov married Ogla Naipur, a prominent actress of Moscow Art Theatre. अब इसने वो कॉन्स्टेंटिन का जो आर्ट थिएटर था मॉस्को में उसको ज्वाइन किया, तो उसके एक कहने की एक्ट्रेस के साथ ही शादी होगी। द कपल्स मैरिज थ्रू लव मैरिज, ठीक है। अब ये भी एक सिंबल है कि किस तरह टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि गरीबों में कभी कोई लव मैरिज का सीन नहीं है। तो अब ये टाइम चेंज हुआ है, इसका स्टेटस भी चेंज हुआ है, तो फिर लव मैरिज एक एक्ट्रेस के साथ।
was often strained due to Chekhov's frequent illness and long period of separation. अब health problems and tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वैसे मर जाता है. चेकव suffered from tuberculosis throughout much of his life, which deeply affected his writing, making him more reflective and more sober in his outlook. His declining health led to him seeking treatment in Germany in his final year, where he passed away. लो जी, जर्मनी में इनका इंतकाल हो जाता है और ये फौत हो जाते हैं. डेथ एंड लेगसी. अब डेथ तो इनकी जुलाई 15 1904 में हो जाती है, जहाँ पे इनकी एज का जो सीन है 44 ईयर्स एंड फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस. अब बीमारी जो है वो ये ट्यूबरक्लोसिस है. अब इसमें आपने जो याद रखना है वो MCQs आ सकते हैं कि एक तो इसकी एज, ठीक है, दूसरा इसकी जो डेथ की डेट है, ठीक है, ये वाली, और उसके अलावा हाँ यहाँ बीमारी कॉज क्या है, और तीसरा वो जर्मनी में हुई है इसकी डेथ, और जो इसकी पैदाइश थी वो थी टैगनरॉग में. टैगनरॉग, ठीक है. तो आगे पढ़ लेते हैं कि अब उसको वो कितना फेमस हो गया, या उसको कंसिडर किया जाने लगा कि चेकव इज़ कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेस इन द वर्ल्ड. हिज फोकस ऑन रियलिज्म. अब ये उसकी फ़िलासफ़ी जो हमने देखी थी, रियलिज्म, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव्स. अच्छा, और his influence extend to playwrights such as Tennessee Williams, Harold Pinter, एडवर्ड एल्बी. तो वैसे इनके बारे में जो है ना कमेंट्स, टॉल्स्टाई जो कि रशियन फ़िलासफ़र है, ल्यू टॉल्स्टाई, उसका भी एक कमेंट है, वो मैं वैसे लिख भी देता हूँ इधर. उसने कहा था, मैं इधर उसका नाम भी ल्यू टॉल्स्टाई ने कहा था कि ये एंटन चेकव करें. एंटन चेकव एन इनकम्पेरेबल आर्टिस्ट. ये ल्यू टॉल्स्टाई ने कहा था इसके बारे में. और फिर जो इनका अपना ही एक राइटर है, रशियन राइटर है, मैं उसका नाम मैक्सिम है शायद, मैक्सिम ने भी इसके बारे में कहा था कि अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस एंड जेनरोसिटी. वो आप लिख लें अगर लिखना तो. मैं उसका नाम वैसे लिख देता हूँ कि जो उनका राइटर था, मोस्ट फेमस राइटर है, उसने एंटन चेकव के बारे में ये लिखा था कि मैक्सिम गोरके, GORKY, मैक्सिम गोरकी ने कहा था अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस एंड जनरोसिटी. अब इसको पूरी दुनिया में सराहा गया. अब उसके जो फेमस वर्क हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए या जो वेल नाउन हैं, उनको देख लेते हैं, उनके नेम क्या हैं. तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ में है द लेडी विद डॉग, द पेट, वार्ड नंबर 6, द प्रिंसेस. ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. और आगे प्लेस जो मोस्ट फेमस प्लेस हैं, द सीगुल, एंकलवानिया, थ्री सिस्टर्स, चेरी ऑर्चर्ड.
अब इसमें जो नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है चेरी ऑर्चर्ड। एंड पे कंक्लूजन में इसी के बारे में ही लिखा गया है कि ये कितना फेमस हुआ। एंटन चेखव कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड थिएटर आर monumental. His exploration of human emotions, his ability to portray the complexities of life, and his impact on modern playwriting, the storytelling, continue to uh, resonate with audiences today. Through his realistic, empathetic, and deeply human works, Chekhov has earned a lasting legacy as one of the greatest literary figure of all the time. अब ये इतना फेमस है जिस वजह से इसको इंग्लिश में किया गया, क्योंकि इसने तो रशियन लैंग्वेज में लिखा था ना, तो उसको कंसीडर किया गया एज अ वर्ल्ड राइटर। तो उसका जो वर्क है उसको भी वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बनाया गया थ्रू द ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया। अब जितने भी इसके हमने प्ले देखे हैं या शॉर्ट स्टोरी देखे हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में है। तो जितने भी इंग्लिश में वर्क्स हैं वो सारे के सारे एक ग्लोबल चेन का हिस्सा हैं और ग्लोबल लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा है। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इसका जो ब्रीफली हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। फिर इसकी जो शुरू वाली स्टोरीज थी वो थोड़ी सी ह्यूमरस और स्टायरिकल स्टोरीज़ और काम थे, और किस टाइप के काम थे कि स्केचिंग स्टोरी से इसने शुरू किया है, फिर थोड़ा सा सीरियस इसने वर्क किया और प्ले राइटिंग की। उसके बाद इसकी जो हमने थीम्स वगैरह देखे कि इसने ज़्यादातर जो काम किया साइकोलॉजिकल, इमोशनल और रियल लाइफ ऑफ ह्यूमन इन रशिया, ठीक है, इस पे काम किया। और उसके बाद हमने इसकी लाइफ के बारे में कि इसकी ओगला नाइपर्स के साथ शादी हुई और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गए, ठीक है, और एंड पे ये कितने फेमस हुए, ये सारी चीज़ें हमने एक ही अभी इंट्रोडक्शन में देख ली। ये इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम जो इसके वर्क जो है ना वो वन बाय वन इसको कवर कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।